बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सिद्रा मुनीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ सेशन। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम न्यूज़ सेशन के पहले हिस्से में हम बात करने वाले हैं जी अमेरिका की मुतज़ाद पॉलिसीज़ और मौक़िफ़ ने सिफारती रास्ते को मुतासिर कर दिया है। ऐसा कहना है जी इस्माइल बकाई ईरान की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया है। मुसलसल ईरान अमेरिका जंग बंदी जो है वो अभी तक जो जारी है, लेकिन बीच में थोड़ा बहुत जो है वो मामला ख़राब होता भी नज़र आता है। पाकिस्तान सालिसी की कोशिशें करता है, लेकिन उसके साथ साथ हम देखते हैं कि पहले तो जंग बंदी प्रॉपर दोनों साइड से जो है वो मुकम्मल अमल दरामद हो रहा था, लेकिन अब दोनों जानिब से जंग बंदी की बात भी की जाती है, मतलब मज़ाकरात की बात भी की जा रही है। दोनों साइडें मज़ाकरात की बात भी करते हैं, टेबल टॉक की भी बात करते हैं, पुरअमन रहने की भी बात करते हैं, लेकिन दूसरी ही जानिब हम लोग आए रोज़ सुनते हैं कि कहीं ना कहीं हमले भी किए जा रहे हैं। अब इस सारी सूरत हाल में क्या मिडल ईस्ट की सिचुएशन दोबारा से ख़राब होना शुरू हो गई है? क्योंकि एक जो ट्रस्ट डेफिसिट है, ईरान बिल्कुल भी अमेरिका को ट्रस्ट नहीं कर रहा, जो कि सबसे ज़्यादा राह में रुकावट है इस मज़ाकराती अमल के। दूसरे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2 पॉइंट्स, एक तो अफजूदा यूरेनियम, अभी तक उसका जो है वो माहदे में किसी तरफ भी मामला नहीं लगा कि अफजूदा यूरेनियम का क्या करना है, क्या ईरान जो है वो अमेरिका के हवाले कर देगा या फिर किसी तीसरे सालिस मुल्क के हवाले कर देगा। और दूसरा आबनाए हुर्मुज़। ये दो ऐसे मामलात हैं, ये दो ऐसे पॉइंट हैं जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि मज़ाकरात की राह में हायल हैं, लेकिन पसे पर्दा कहानी क्या है? इस तमाम मामलात पर बात करने के लिए डॉक्टर इरफान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप माहिर हैं बैनुल-अक़वामी अमूर के। सर, आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि मज़ाकरात के बहुत करीब पहुंच चुकी थी दोनों स्टेट्स। पूरी दुनिया को लग रहा था कि मिडिल ईस्ट की सिचुएशन ठीक हो जाएगी, जंग बंदी हो गई, मज़ाकरात होने जा रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप मुसलसल कह रहे थे कि हम मज़ाकरात के बहुत करीब हैं, बस आजकल वो कभी पाकिस्तान आने की बात कर रहे थे। एकदम से सर हमले फिर शुरू हो गए। क्या मामला दोबारा ज़्यादा ख़राबी की तरफ जा रहे हैं? जी सिद्रा, बुनियादी तौर पर जब 6 अप्रैल के बाद जब जंग बंदी हुई तो आपको याद होगा कि ईरान ने कहा था कि रीजन वाइड जो जंग बंदी है ना वो होगी। मतलब जितने भी फ्रंट्स हैं, चाहे वो हिजबुल्लाह का फ्रंट हो, हमास का फ्रंट हो या इधर यमन के अंदर जहां जहां भी जंग स्टार्ट है वहां पे ये जंग बंदी होगी। फिर आप देखते हैं कि जब नेतन्याहू ने लेबनान के अंदर जो है वो अपनी इन ग्राउंड फोर्सेस जो हैं उनको भेजा और लितानी रिवर से आगे तक वो जाती हैं, और जब नेतन्याहू ने ये कहा कि वो बैरूत के ऊपर हमला करने वाले हैं, तो ईरान ने बहुत धमकी का जवाब फिर उससे बड़ी धमकी से दिया कि अगर आपने बैरूत के ऊपर अटैक किया तो अल्टीमेटली हम नॉर्दर्न इजराइल को भी मिसाइल दागेंगे और अल्टीमेटली जो जंग बंदी जो है उसको भी हम सस्पेंड कर देंगे। तो उस वक्त आप देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक ट्वीट आती है, और वो जो ट्वीट है वो नेतन्याहू के हवाले से वो तमाम अलकाबात से उनको नवाजा जाता है जो आमतौर पर बासियत पाकिस्तानी हम गुस्से में नेतन्याहू को या इजरायली हुकूमत को बोलते हैं। तो वो सारी की सारी बातें जो हैं वो लीक भी कर दी जाती हैं। एक्सियस की रिपोर्ट जो हमारे सामने आती है, और उसके बाद एक ट्वीट जो थी वो डोनाल्ड ट्रंप ने की और दूसरी ट्वीट जो थी वो नेतन्याहू की थी, और वहीं से अमेरिका के अंदर ये डिबेट होना शुरू हो गई थी कि अमेरिका और इजराइल के दरमियान जो फासले हैं वो अब बढ़ रहे हैं। दोनों ममालिक जो हैं वो एक पेज पे नहीं हैं। देखिए, ईरान की जो दुश्मनी है ना, ये कॉमन इंटरेस्ट था बिटवीन द इजराइल एंड अमेरिका, लेकिन जब ईरान पीछे चला जाता है तो इस रीजन के अंदर सऊदी अरेबिया है, कतर है, कुवैत है, बहरीन है और दीगर वो ममालिक हैं जिनके अमेरिका के साथ बड़े अच्छे और गहरे ताल्लुकात हैं। और अमेरिका जो है वहां पे आकर के अमेरिका और इजराइल के जो ताल्लुकात हैं उनमें डाइवर्जेंस आ जाती है। तो जब लेबनान के ऊपर अटैक होता है तो फिर आप देखते हैं कि वहां से जो जैसे ईरान की हुकूमत ने कहा था कि हम अल्टीमेटली आपके ऊपर हमले कर देंगे, तो जैसे बैरूत के ऊपर हमला नेतन्याहू करता है तो उसके फौरन बाद आप देखते हैं कि अपने राइट टू सेल्फ डिफेंस का नाम देकर ईरान ने फिर नॉर्दर्न इजराइल के ऊपर मिसाइल दागे, और उसके नतीजे में फिर इजराइल ने जो है वो ईरान के ऊपर रात फिर स्ट्राइक्स की, कोई 4 मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर जो स्ट्राइक्स की हैं। तो अब ये सारी की सारी जो सूरत हाल है वो हमें क्या बता रही है कि ईरान ने ये एक्ट करके जहां पे अपनी रेड लाइन को एक्सपेंड कर दिया है, जो डेटरेंस थी ना उसको एक्सपेंड कर दिया है कि अब सिर्फ ईरान की जमीन के ऊपर जो हमला है उसी का हम जवाब नहीं देंगे, बल्कि ईरान के अलावा
दीगर जो ईरान की प्रॉक्सीज हैं या एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है, लेबनान हो, हमास हो, सीरिया हो, क्योंकि अब तक इजराइल का जहां पे भी दिल कर रहा था ना, मुंह उठा के वो बमबारी शुरू कर देता था और उसको रोकने वाला कोई नहीं था। डॉक्टर साहब, मामला भी यही है, क्योंकि ईरान जब भी मुज़ाकरात की बात कर रहा था, ईरानी रहनुमाओं की जानिब से बरमला इस बात का इजहार किया जा रहा था कि अगर लेबनान पर भी हमले किए जाएंगे तो वो ईरान पर हमले समझे जाएंगे। और जैसे आगाज में आपने कहा कि अमेरिका इजराइल में बज़ाहिर हमें लग रहा है कि दूरियां बढ़ रही हैं। सर, ईरान अमेरिका मुज़ाकरात की तरफ जा रहे हैं, इजराइल मुसलसल जो है वो अटैक करता जा रहा है, तो सर ये मुज़ाकरात किस तरह से होंगे, ये टेबल टॉक पे किस तरह से आएंगे? क्योंकि अमेरिका ईरान अगर मुज़ाकरात हो भी जाते हैं, इजराइल को कौन रोकेगा? देखिए सिद्रा, यही वो सारी की सारी पेचीदगियां हैं इस अमल के अंदर। अगर आपको याद हो ना, तो जब JCPOA हुआ था ना, तो 20 माह तक, मतलब 20 महीने निगोशिएशंस जारी रही थी और यूरोपीय यूनियन, अमेरिका और दीगर दुनिया के मुमालिक भी ईरान के ऊपर प्रेशर कर रहे थे। कोई 3 दर्जन से ज्यादा राउंड हुए थे टॉक के, फिर जाके जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम ऑफ एक्शन पे साइन किए गए थे। और इस वक्त जो सूरत हाल है ना, वो बड़ी डिफरेंट है। ईरान जो है ना, वो इस वक्त बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। ईरान जो है वो स्ट्रेटेजिकली इस जंग को जीत रहा है और ये वो उसका कॉन्फिडेंस है। और उधर आप देखते हैं कि दूसरी तरफ अमेरिका जो है वो अपनी सारी रिलेटिव पावर खो चुका है। यूरोपीय यूनियन उसके साथ नहीं है, खित्ते के मुमालिक उसके साथ नहीं है, और जो आपके ईस्टर्न कंट्रीज है, चाहे वो जापान हो, साउथ कोरिया हो, उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा रिजर्वेशन था अमेरिका को लेके। तो इस सारे सिनारियो के अंदर ईरान और अमेरिका के दरमियान जो डील है वो तो जब पहुंचनी है अपनी मंतकी अंजाम तक तब पहुंचनी है। लेकिन तीसरा जो फरीक नेतन्याहू है ना, वो कभी भी जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने सही कहा। तो नेतन्याहू जो है ना, ये जी सर, वो अपनी कभी भी नेतन्याहू स्पॉइलर का रोल बहरहाल प्ले करता रहेगा। तो मुझे ये लगता है कि मुस्तकबिल करीब के अंदर इस डील के जो इम्कानात है ना, वो बड़े कम हैं। मतलब शॉर्ट टर्म के अंदर जो ईरान है वो ये कहता है कि कोई 20 बिलियन के करीब जो मेरे एसेट्स है ना, उनको, जो फ्रोजन एसेट्स है, उनको रिलीज किया जाए, ताकि जंग की वजह से जितना नुकसान हो चुका है हमारा। और ईरान ये कहता है कि ये इससे पहले 2022 में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हो चुका है। कतरी बैंक के अंदर अमेरिका जो है वो पैसे ट्रांसफर करता था और ईरान जो है वो अल्टीमेटली अपनी एक चेक लिस्ट दे देता था कि हमें ये आइटम चाहिए हैं, और अमेरिका उन आइटम्स को अप्रूव करता था, तो पैसे ईरान को रिलीज हो रहे थे। तो ईरान कहता है कि मैकेनिज्म हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है और उसी मैकेनिज्म को देखते हुए आप वो पैसे कम से कम 20 बिलियन जो है ना, वो एक ट्रस्ट बिल्डिंग जो मेजर्स हैं उसके तनाजुर में आप हमको दो, ताकि हम आगे जो डील का जो दूसरा फेज है उसका हम आगाज कर सकें। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है, डॉक्टर इरफान साहब, एक तो सवाल आपकी बातों से जो मेरे जहन में आ रहा है, उभर रहा है, वो ये है कि जो मुंजमद एहसासों की आपने बात की है, फ्रोजन एसेट्स, प्रेसिडेंट ट्रंप तो कल या परसों का उनका खिताब था जिसमें वो कह रहे थे कि जो भी ईरान के फ्रोजन एसेट्स मौजूद हैं उनको हम इस्तेमाल करेंगे गल्फ कंट्रीज में जो नुकसान हुआ है उसको पूरा करने के लिए। प्रेसिडेंट ट्रंप तो बड़ा एहसान कर रहे हैं कि हम भाई उनका नुकसान भरेंगे, उधर ईरान कह रहा है कि हमारा पहले नुकसान पूरा करें। ये तो मामला संभलने की बजाय, सिमटने की बजाय उलझ रहा है। हाँ, उलझ रहा है। देखिए इस वक्त जो रीजन है ना, ये एक ऐसे पॉइंट पे खड़ा है जहां पे ये एक लॉन्ग टर्म इंस्टेबिलिटी इज जस्ट वेटिंग फॉर द रीजन। सही, एक ऐसी इंस्टेबिलिटी जिसके अंदर अमेरिका भी अपने तमाम मफादात को खो देगा और दूसरी तरफ इजराइल के भी जितने भी, आप देखें ना, इजराइल की अब तक जितनी भी स्ट्रैटेजी रही है वो क्या थी कि वो सबसे पहले कहता कि ये मेरी बफर जोन है, चाहे वो सीरिया हो, चाहे वो गोलान हाइट्स हो, चाहे वो लेबनान के अंदर हो, बफर जोन को फिर वो अपने साथ अनेक्स करता था और फिर उस बफर जोन को सिक्योर करने के लिए कहता था मुझे एक और बफर जोन रिक्वायर्ड है। तो इस तरीके से वो अपनी जो एक्सपेंशन है इजराइल की वो आपको करता हुआ नजर आ रहा है। और ईरान जो था वो अब तक खामोश था और इस वक्त जो ईरान ने जवाब दिया है ना, इससे एक तो ईरान ने 2 फायदे लिए हैं। सही। एक ये फायदा लिया है कि उसने अल्टीमेटली ये बता दिया है कि मेरी जो एक्सक्लेनेशन है ना वो एक्सपेंड कर चुकी है और मेरी रेड लाइंस जो है ना वो ईरान से जमीन से बाहर भी हैं। जो दूसरा अल्टीमेट उसने मकसद हासिल किया है ना इन अटैक से जो उसने इजराइल के ऊपर किए हैं
कि इजराइल और अमेरिका के दरमियान जो फासले उसको बढ़ते हुए नजर आ रहे थे, और जिस अमेरिका की शाह के ऊपर इजराइल ईरान के साथ जंग कर रहा था, ईरान की अब यह कोशिश ये है कि लेबनान को एक टेस्ट केस बनाया जाए ट्रंप के लिए कि मैं तुम्हारी डील को तब मानूंगा जब तुम्हारी नेतन्याहू मानेगा। अगर आज नेतन्याहू तुम्हारी मानकर लेबनान में जंग बंद नहीं कर रहा तो मैं क्यों तुम्हारे पास साथ ऐसी डील करूं कि मैं ये समझूं कि मैंने डील कर ली और कल को इजराइल दोबारा से मुझ पे हमला कर दे। तो जो अमेरिकन प्रेसिडेंसी की जी डॉक्टर साहब, मुझे सर ये बताइए कि बिल्कुल जो इसराइल का मामला है वो तो बीच में बड़ा स्ट्रांग पॉइंट है जिसपे मुसलसल अमेरिका ईरान जंगबंदी की बात तो हो रही है, लेकिन असल अगर कहा जाए फसाद की जड़ तो इसराइल है। असल मसला जो है वो तो इसराइल का है। वो जब तक खामोश नहीं होगा और वहाँ से जब तक मामलात को क्लियर नहीं किया जाएगा, जंगबंदी मेरा नहीं ख्याल के मुज़ाकरात या जंगबंदी किसी भी तौर पर जो है वो देर पा हो सकती है। दूसरा पॉइंट सर मुझे ये बताइए कि अगर हम ईरान की बात करते हैं, ईरान की जो टॉप लीडरशिप है वो तमाम की तमाम अमेरिकन मिसाइल अटैक्स में जो है वो शहीद हो गई। उसके बाद ईरान का बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ है और ईरान इतनी स्टेबल कंट्री नहीं है कि वो इन सारे नुकसानात को इतनी आसानी से बेयर कर ले या उसको फ़र्क ना पड़े। सर कहीं से सपोर्ट आ रही है ईरान को? ईरान किस तरह से अभी तक इतनी मज़ाहमत कर रहा है और फ्रंट फुटिंग पे मौजूद है? देखिए, पहले तो आपके सवाल का जो पहला कि इजराइल जो है वो क्यों ये सारा कुछ कर रहा है। देखिए, इजराइल इस वक्त जो डॉक्ट्राइन है ना इजराइल की, वो नई डॉक्ट्राइन मुतारफ कराई है इजराइल ने, एंड दैट इज द डॉक्ट्राइन ऑफ परमानेंट सिक्योरिटी। कि जो पोटेंशियल थ्रेट्स हैं हमारे लिए, हम उनके ऊपर भी हमला करेंगे। पोटेंशियल थ्रेट्स के अंदर बेशक वो हिजबुल्लाह हो, हमास हो, हौती बागी हो, तो जो हमें लगेगा कि मुस्तकबल के अंदर ये हमारे लिए खतरा हो सकता है, हम इसके ऊपर अटैक करेंगे। तो इस तनाजुर के अंदर इजराइल तो उस डॉक्ट्राइन के तरफ जा रहा है। अब दूसरी तरफ आपने बात किया ईरान की। ईरान के जो 40 साल की प्रैक्टिस है ना, ईरान ने मज़ाहमत के नाम पे रेवोल्यूशन लेके आया था और उसके बाद उसने एक्सेस ऑफ इवल नहीं, एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस का नाम दिया था अपनी जो कॉलोनी या आप कह लो कि अमेरिका की हेजेमनी जो थी इस इलाके के अंदर, उसके खिलाफ मैं हमेशा मज़ाहमत करता रहूंगा। और ईरान के पास 40 साल का तजुर्बा है मज़ाहमत करने का, सैंक्शंस को अब्जॉर्ब करने का, 40 दिन की जंग को अब्जॉर्ब करने का, 40 दिन की जंग के बाद ब्लॉकेड ऑफ ब्लॉकेड को भी अब्सॉर्ब करने का, और ब्लॉकेड ऑफ द ब्लॉकेड के बाद इस वक्त इस खित्ते के अंदर आप देखें दुनिया की टॉप टेक्नोलॉजी रखने वाले ममालिक जिनको अमेरिका के साथ ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स के एग्रीमेंट किए, कुवैत ने, कतर ने, सऊदी अरेबिया ने, दूसरी तरफ अमेरिका और जो इजराइल है, दुनिया की सबसे बड़ी दो एटमी ताकतें एक ऐसे मुल्क के खिलाफ बरसरे पैकार थी जिसके ऊपर 40 साल से सैंक्शंस लगी हुई थी, और उस मुल्क ने ना सिर्फ 40 रोजा जंग के अंदर सस्टेन किया बल्कि जंग बंदी के ऊपर उन दोनों फ्री कैन को मजबूर भी किया। और इस वक्त ईरान ने जहां पे अपने जो पर्शियन गल्फ के वेस्ट के अंदर जितने अरब कंट्रीज हैं उनको एक्सपोज किया है कि ये अरब कंट्री जो है ये तो कुछ नहीं कर सकते हैं, अल्टीमेटली उनके पास जितनी भी टेक्नोलॉजी आ जाए वो ईरान का मुकाबला नहीं कर सकती। दूसरा, ईरान जब चाहे उसने ये रियलाइज करवा दिया है पूरी दुनिया को कि वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करके पूरी दुनिया की जो शिपिंग है, ट्रैफिक है, उसको बंद करके इकोनॉमी को हिला सकता है, जब चाहे उनकी एविएशन को स्टॉप कर सकता है, और जब चाहे जो अमेरिका के इंटरेस्ट है इस खित्ते के अंदर उनको रोकने के लिए अपना किरदार अदा कर सकता है। तो ईरान इस सारे सिनारियों के अंदर इस खित्ते की एक बड़ी स्ट्रेटेजिक पावर बनकर हमारे सामने आया है। और दूसरी तरफ आपको डोनाल्ड ट्रंप एक खास किस्म के दबाव में नजर आता है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की आपको याद है कि करारदाद भी पास हो चुकी है जो इस वक्त सेनेट के अंदर जा रही है। उसके बाद उसकी रिलेटिव पावर यूरोपीय यूनियन उनसे दूर हो चुका। इस खित्ते के अंदर उसके जो इत्तेहादी थे उनकी जो बेसिस थी वो तबाह हो गई, और इत्तेहादी जो हैं वो अमेरिका को शक की निगाह से देखते हैं और मुस्तकबिल के लिए अपने सिक्योरिटी को लेकर वो किसी और ताकत की तरफ देखना चाहते हैं। जी सिद्रा, ठीक है डॉक्टर इरफान साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे और आपने कहा कि जो इत्तेहादी मुमालिक मौजूद हैं गल्फ कंट्रीज बाकी उनकी हम बात करते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं जो है ऑब्वियसली परेशान तो हैं। पूरे का पूरा गल्फ अगर हम उनकी बात करते हैं तो वो सयाहत वहाँ पे, सिक्योरिटी वहाँ पर मतलब उनका टॉप
नॉर्थ जो है वो अगर कहा जाए उनका पॉइंट होता था या फिर उनका फ़ायदा होता था, वो यही होता था, पूरी दुनिया समझती थी ये सिक्योर तरीन कंट्रीज हैं, लेकिन वहाँ पर सिक्योरिटी रिस्क पैदा हो गया है, कारोबार तबाह हो गया है। वहाँ पे बड़े बड़े होटल्स हैं, रेस्टोरेंट है, जिनका कोई आम बंदा ख्याल नहीं कर सकता था कि वहाँ तक पहुँचना है या जाना है। वहाँ पर जो है वो रियायतें लगना शुरू हो गई हैं, यानी वहाँ पे सेल्स लगना शुरू हो गई हैं, उनके प्राइसेस डाउन हो गए हैं, इतना बुरा हाल हो गया है इकोनॉमिकली। और अगर ये स्टेट ऑफ हॉर्मज़ का मामला नहीं ठीक होता, ये ईरान अमेरिका जंग बंदी, लेबनान की हम बात करते हैं, नहीं, यकीनी तौर पर आने वाले वक्त में ये सारे ममालिक मुतासिर होंगे और पूरी दुनिया जो है वो इस सारे सिनेरियो से मुतासिर होगी। मुझे एक ब्रेक पे जाना है, वापस आएंगे, कुछ मज़ीद मामलात पे बात करेंगे।